बच्चों, आज हम आरोह के कथा साहित्य के साथ पुनः उपस्थित हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के दूसरे पाठ के रूप में कृष्णा सोबती जी का मियाँ नसीरुद्दीन पाठ है, जो एक साक्षात्कार शैली में लिखी गई, इसे आप कथा कहिए या साक्षात्कार शैली में लिखा गया एक भेंटवार्ता कहिए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कृष्णा सोबती जी का जन्म सन 1925 में गुजरात, जो पश्चिमी पंजाब उस समय था, आज ये पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था, पश्चिमी पंजाब में सन 1925 में। इनकी प्रमुख रचनाएं ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये सारे उपन्यास, और डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों को घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये सारे कहानी संग्रह, और शब्द चित्र और संस्मरण, हम हसमत और शब्दों के आलोक में, ये सारे रचनाएं इनकी हैं। इनका उपन्यास ज़िंदगी नामा बड़ा प्रसिद्ध है, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित है। तो और इन्हें कृष्णा सोबती जी को बड़े, जो अपने साहित्य की रचनाओं के लिए, साहित्य की सेवा के लिए साहित्य अकेडमी सम्मान, हिंदी अकेडमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकेडमी की सदस्यता इत्यादि राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कृष्णा सोबती जी की आपने एक एनसीईआरटी की पुस्तक अगर आपने पढ़ी होगी शुरुआती कक्षाओं में, तो एक आपने मेरे नहीं छठी क्लास में शायद बचपन नाम की कहानी एक इनकी पढ़ी थी, कृष्णा सोबती जी की। तो कृष्णा सोबती जी की हिंदी कथा साहित्य में एक अपनी अलग विशिष्ट पहचान है। वो बहुत ज़्यादा नहीं लिखती, उनका मानना है कि कम लिखना ही विशिष्ट लिखना है। हम जितना कम लिखेंगे हम उतना ही विशेष लिखेंगे। उनका लेखन बड़ा संयमित है, उनका एक विशेष पाठक वर्ग है, उनके लिखने का एक अलग तरीका है। उनके कुछ कैरेक्टर जो है, कुछ पात्र हैं कहानी उपन्यासों के, वो अमर हो चुके हैं। भारत पाकिस्तान की रचनाओं में जब भी रचनाओं की बात होती है, यशपाल का झूठा सच, रज़ा का आधा गांव, भीष्म साहनी का तमस, तो कृष्णा सोबती का ज़िंदगी नामा भी उस कड़ी में ज़रूर आता है। तो इन्हीं कृष्णा सोबती जी के बारे में जानते हुए, इनका परिचय प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि जहाँ मियाँ नसीरुद्दीन पाठ में क्या है हम थोड़ा सा देखते हैं। हम हसमत उनकी एक जो रचना है, एक कह सकते हैं कलेक्शन है, संग्रह है, उसी में से मियाँ नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र, मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र को हम हसमत संग्रह से लिया गया है, जिसमें मियाँ नसीरुद्दीन जो एक ख़ानदानी नानबाई हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बातें बताते हुए उसे उनके व्यक्तित्व, उनके विचार, उनके जीवन के साथ साथ कहीं न कहीं कहानी में उनके कुछ दुखों को भी अप्रत्यक्ष रूप से उकेरा गया है, चित्रित करने की कोशिश की गई है। कृष्णा सोबती जी के रचनाओं की एक विशेषता, उनकी जो भाषा है, कथा भाषा, बिल्कुल एकदम से प्रभावशाली, जो बिल्कुल हमें बड़ी आसानी से और बड़े मज़े में जो हम रोज़मर्रा के जीवन में बोलते हैं, उसी तरह की भाषा का प्रयोग है। पंजाबी जिंदा दिली जो होती है, पंजाबी भाषा की जिंदा दिली, वो कृष्णा सोबती जी की रचनाओं में मिलती है। और इस तरह से जो एक बोली है, जो भाषा शैली है, वो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है और हम उस कहानी में, उस रचना में पूरी तरह से खो जाते हैं। तो इसी के साथ चलिए हम देखते हैं मियाँ नसीरुद्दीन। मियाँ नसीरुद्दीन का जो लेखिका ने इसका प्रारंभ किया है, इसकी शुरुआत की है बड़े रोचक तरीके से। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हज़ारों हज़ार मसीहों के धूम धड़क्कों में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे लुत्फ़ उठाते उनके मसीही अंदाज का। साहबों, पाठकों को संबोधित करते हुए ये कहती हैं सोबती जी
कि अगर उस दिन हम अचानक मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो चारों तरफ राजनीति, साहित्य और कला के पीछे हम भागते रहते हैं, उनके साक्षात्कार लेते हैं, उनके बारे में लिखते हैं और हम वहीं पे रह जाते। अगर हम उधर से गुज़रते ना, अचानक हमें मियाँ नसीरुद्दीन ना दिखाई पड़ जाते तो उनके जीवन से हम शायद अपरिचित ही रह जाते। उनके मसीही अंदाज का मज़ा, लुत्फ़ मतलब उसका मज़ा, उसका आनंद हम नहीं उठा पाते। तो बड़ी अच्छी किस्मत थी कि उस दिन हम मटिया महल की तरफ से गुज़र गए। मटिया महल दिल्ली का एक मोहल्ला है। वो उस घटना का वर्णन कर रही हैं लेखिका कि अचानक एक दिन हम एक दोपहरे जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ यूं ही घूमते घूमते निकल गए। एक जगह छोटी सी दुकान पर ढेर सारे आटों का ढेर देखा तो लगा सिवैयाँ बन रही होंगी, पर पता चला कि नहीं, ये तो ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है जो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। अब लेखिका के अंदर का साहित्य कलाकार जाग उठता है। वो कुछ जानना चाहती है कि शायद कोई कहानी हमें यहाँ से मिल जाए, शायद कुछ हमें अपने पाठकों को बताने के लिए, श्रोताओं को सुनाने के लिए मिल जाए। उन्होंने देखा तो मियाँ अंदर चारपाई पर बैठे मज़े से बीड़ी पी रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ दिखाई पड़ रही, चेहरे का जो रूप था, जो रूप रंग, जो भाव था, वो बता रहा था कि जीवन में बड़े मौसम इन्होंने झेले हैं। आँखों में काइयाँ भोलापन, चेहरे पे एक भोलापन तो था, पर आँखें जो थी बड़ी चालाक। काइयाँ शब्द जो ऐसे तो कहा जाता है कनिंग शब्द जो हम इंग्लिश में बोलते हैं उसके लिए काइयाँ, लेकिन हम चालाकी कह सकते हैं, चतुराई। कि आँखों में भोलेपन के साथ साथ चतुराई भी। और पेशानी, पेशानी मतलब माथा, फोरहेड, पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, अर्थात पूरी तरह से अपनी कला के गौरव से भरे हुए। ऐसे मियाँ नसीरुद्दीन दिखाई पड़ते हैं। ये उनका शब्द चित्र जो लेखिका ने प्रस्तुत किया बड़ा प्रभावशाली है। मियाँ ने सोचा कि ये भी कोई ग्राहक हैं, पूछते हैं, फरमाइए। लेखिका ने कहा कि आपसे कुछ सवाल पूछने थे। कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ सवाल पूछना था, अगर वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हज़ारी अंदाज से सिर हिलाया, मतलब बड़े शान से, बड़े गौरव से, बिल्कुल 5 स्टार वाला जो उनका रुतबा। कि समय तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, अब आप आ ही गई हैं तो थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। फिर अचानक लेखिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, कहीं आप अखबार नवीश तो नहीं हैं? कहीं आप समाचार पत्र की रिपोर्टर तो नहीं हैं? ये लोग बड़े खोजी होते हैं, उल्टी सीधी बातें छाप देते हैं। हमें अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही हम निठल्ला समझते हैं, दोनों हमारी नज़र में बेकार हैं। कहीं आप भी तो ऐसी ही नहीं हैं? हाँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो लेखिका सीधे अपने प्रश्न पे आ जाती है कि हमें तो ये पूछना था कि किस्म किस्म की रोटी पकानी आपने कहाँ से सीखी? ये इल्म, इल्म का मतलब कला, ये कला आपने कहाँ से सीखी? मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। आँखों के कंचे नहीं, खुद सिर नहीं हिलाया, सिर्फ आँखों की पुतलियाँ घुमाकर हमारी तरफ देखी और तरेर कर, थोड़ा घूर कर देखते हैं और कहते हैं, क्या मतलब? ये कौन सा प्रश्न हुआ कि हमने रोटियां पकानी कहाँ से सीखी? भाई नानबाई इल्म लेने और कहाँ जाएगा? नानबाई अपनी शिक्षा लेने कहाँ जाएगा? क्या नगीना साज के पास जाएगा? क्या जो नगों का काम करता है उसके पास जाएगा? या आईना साज या शीशे का काम करने वालों के पास जाएगा? या मीना साज के पास? या गहने का काम करने वाले के पास? या रफूगर, रफूगर जो फटे हुए कपड़े रफू करता है, रंगरेज कपड़े रंगने वाला, तेली तेल बेचने वाला, तंबोली पान बेचने वाला? तो क्या इन सारे लोगों के पास हम रोटी बनाना सीखने जाएंगे? क्या फरमा दिया, कैसी बातें कर रही हैं? ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछती, अगर आप पूछ ही रही हैं कि हमने ये इल्म कहाँ से सीखा, शिक्षा कहाँ से पाई, तो हमने अपने वालिद उस्ताद, वालिद मतलब पिता, उर्दू में वालिद पिता को कहते हैं, तो अपने वालिद से सीखा, वही हमारे गुरु थे। हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि कोई और पेशा हम चुनेंगे। हमें यही नानबाई का काम ही करना था और बचपन से ही ख़ानदानी पेशा था। तो पिता के मर जाने पर
उनके ठिये पर अर्थात उनके स्थान पर हम आके बैठ गए। वालिद के बारे में जब लेखिका पूछती है, मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। थोड़े समय के लिए उनकी आंखें यादों में खो जाती हैं। पिता को याद करके थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं कि आपने पिता का नाम लिया तो आँखों के आगे उनका चेहरा जिंदा हो गया। हमारे वालिद साहब मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से मशहूर थे और उनके वालिद यानी हमारे दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से मशहूर थे। तो लेखिका कहती है कि आपको इन लोगों में से किसी की कोई नसीहत, किसी ने आपको कोई सीख दी हो जो याद है? तो मियाँ कहते, काहे की नसीहत, काहे की सीख? रोटी बनाना काम करने से आती है, रोटी ऐसे नहीं बनती, नसीहतों से नहीं आती। जब काम करते हैं तब रोटी बनानी आती है, सिर्फ सुनकर नहीं आती है। वैसे आपने सही फरमाया, बजा फरमाया नहीं, सही फरमाया है। लेखिका कहती कि आपने ये तो सही फरमाया कि काम करने से आती है, पर ये तो बताइए कि जब आपने पहली बार भट्टी पे काम करना शुरू किया होगा तो आपके पिता ने कुछ तो सिखाया होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी अपनी बीड़ी पी के ख़त्म की और फिर बड़े अंदाज से बोले कि अब आप ज़बरदस्ती पूछना ही चाहती हैं तो बता देते हैं कि जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पहले पढ़ने जाता है तो वो क्या सिखाता है? अलिफ बे जीम तीम, ये सारे जो हैं उर्दू के वर्णमाला है। जैसे हम हिंदी आप पढ़ते हैं अ आ ई ए बी सी डी, वैसे ही तो अलिफ बे जीम तीम ये जो होते हैं कि जब पहली बार बच्चा सीखने जाता है तो उसके उस्ताद ही उसे यहाँ से सिखाता है, शुरुआत से सिखाता है। बच्चा अगर सुनता नहीं तो टीचर उसे मार के पढ़ाता है, यानी सिखा के ही छोड़ता है। इन्हीं बीच में कोई आसपास से आते जाते हैं तो मियाँ साहब उनसे भी बात करने लगते हैं। लेखिका को थोड़ी देर अवॉइड करके या थोड़ी देर करके कि मतलब दिखा रहे हैं कि नहीं मैं बड़ा बिज़ी हूँ, तुम्हारे लिए इतना समय निकाल लिया वरना मेरे पास इतना समय नहीं है। फिर लेखिका वापस उन्हें अपनी बातों पर लाना चाहती हैं तो कहते हैं कि हाँ, आप पढ़ाई की बात कुछ कह रही थी कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो वर्णमाला से शुरू करता है। दूसरी, अगर बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है तो कहाँ से सीखेगा? नो, कच्ची में बैठा, न पक्की में बैठा, न दूसरी में जा बैठा तीसरी में, अर्थात शुरुआती शिक्षा नहीं पीछे 2-3 कक्षाएं छोड़कर बैठ गया तो उन बाकी की 3 क्लासों की शिक्षा वो कहाँ से सीखेगा? तो लेखिका को समझ में नहीं आता कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि कुछ पूछना चाहते हैं। वो चुप रहती, कहती मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस बात पे शाही नानबाई मियाँ कल्लन अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंसती, अपने टूटे फूटे दांतों से बड़ा जोर के हंसते हैं और बताते हैं कि मेरे इस काम का मतलब क्या है, कि मैं सीधे रोटियां सीखने नहीं पहुंच गया, सीधे तीसरी क्लास में नहीं पहुंच गया। मैंने पहले बर्तन धोना सीखा, भट्टी बनाना सीखा, भट्टी को आँच देना सीखा, फिर जाके मैंने रोटी बनानी सीखी। और लेखिका की तरफ इस तरह से देखते हैं कि जैसे कैसे पढ़े लिखे मूर्ख हो, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती है। और बड़े अंदाज से कहते हैं, कहने का मतलब साहब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम मतलब शिक्षा, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। शिक्षा की शिक्षा अर्थात शिक्षा कैसे पाई जाए, किस तरह से शिक्षा को प्राप्त किया जाए, यह जानना भी बड़ा ज़रूरी होता है। यानी सिर्फ शिक्षा ही ज़रूरी नहीं, तो शिक्षा पाने के तरीके, तालीम पाने के तरीके, किस तरह से तालीम हासिल की जाए, यह भी तालीम ज़रूरी है, ये जानना भी ज़रूरी है। लेखिका उनकी बातों का समर्थन करती है। मियाँ अब अपने जीवन की कहानी बताने के लिए थोड़ा जोश में आ जाते हैं। कहते हैं कि हमने खोमचा न लगाया होता तो क्या आज हम यहाँ बैठते, हमने बड़ी मेहनत की है। वो अपने पास्ट की तरफ जाने लगते हैं, अतीत में खोने लगते हैं। तो लेखिका उन्हें वापस वर्तमान में लाना चाहती है कि आपने खानदानी नानबाई होने की बात कही है, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने कहा कि हाँ हैं तो बहुत, लेकिन ख़ानदानी हम ही लोग हैं। एक कहानी सुनाने लगते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग ख़ानदानी नानबाई थे,
एक बार बादशाह ने उनसे कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से। अब लेखिका को लगता है कि कुछ अच्छा, कोई अच्छी कहानी, कोई अच्छा प्लॉट मिलने वाला है। उन दिनों में खोते हुए ये सारी चीज़ें जैसे ही मियां नसरुद्दीन बताते हैं, लेखिका पूछती है कि वो कौन सा पकवान था, कुछ खास ही रहा होगा। लेखिका को लगता है कि अब उस पकवान के बारे में हमें कुछ पता चलेगा। मियां थोड़ी देर सोचते रहे और फिर अचानक बोले कि यह तो हम नहीं बताएंगे, बस आप इतना जान लीजिए कि ख़ानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। और जब ये कहावत बनाई गई है, गढ़ी गई है, तो हमारे बुज़ुर्गों ने भी ज़रूर कुछ स्पेशल बनाया होगा। तो लेखिका उन्हें कहती कि कहावतें तो बहुत हैं, लेकिन कितनी सच हैं। मियाँ ने तरेरा घूर के फिर देखने लगे और कहते हैं, तो क्या झूठ ही बता रहा हूँ? झूठ से रोटी नहीं पकती है, रोटी आँच से पकती है। थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं तो लेखिका उनकी बात पे हामी भर देती है, सहमत हो जाती है। मियाँ फिर और किसी से बात थोड़ा करने लगते हैं। लेखिका उनसे और प्रश्न करती है कि एक बात बताने की जहमत, जहमत यानी कष्ट, एक बात बताने का कष्ट और कीजिए। मियाँ कहते हैं कि हाँ ठीक है, पूछिए, जो पूछना है पूछो, जान तो नहीं ले लेंगे, 70 साल के हो गए, पता नहीं कब तक हम इस दुनिया में रहें, तो कम से कम जो पूछना है आप वही पूछ लीजिए। मियाँ की इस बात पर लेखिका कुछ कह तो नहीं पाती है, लेकिन इतना कहती है कि अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम तो किया होगा, कि आपके बुज़ुर्गों ने बादशाह के बावर्ची खाने में, रसोई घर में काम किया होगा। मियाँ कहते ये तो मैं बहुत पहले ही बता चुका। लेखिका उनसे ये जानना चाहती है कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ काम किया था। मियाँ थोड़े नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं क्यों बाल की खाल निकालते हैं, इतना प्रश्न में प्रश्न क्यों पूछ रही हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ करते थे तो करते थे, क्या इतना काफ़ी नहीं है? लेखिका कहती है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम बता देते तो हम उसे वक्त से मिला लेते। आप जिस बादशाह के बारे में बताते तो हम मिला के समय देखते कि आपके दादा पिता के समय कौन थे। मियाँ नसरुद्दीन मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, वक्त से मिला लेते, खूब। वक्त से वक्त को आज तक कोई मिला पाया है? समय से समय को, अतीत और वर्तमान को कोई मिला पाया है जो आप पूछ रही हैं? बता तो रहा हूँ, जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही तो थे, जिनके यहाँ हमारे एक बुज़ुर्ग काम करते थे। लेखिका कहती, कौन? बहादुर शाह जफ़र की कोई और? मियाँ गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं फिर अलट पलट के वही बात, आपको क्या करना है बादशाह का नाम जान के? क्या आपको चिट्ठी भेजनी है कि डाक खाने वालों को सही नाम पता जानना है? लेखिका थोड़ा घबरा जाती हैं, बिटर बिटर यानी टुकुर टुकुर जिसे हम कहते हैं, एक भोलेपन के भाव से मियाँ की तरफ देखने लगती हैं। अब मियाँ भी इन्हें टालने की कोशिश में अपने कारीगर से कहते हैं कि भट्टी सुलगाओ, रोटियां बनाना शुरू करें। लेखिका कहती है कि ये बब्बन मियाँ कौन है? तो मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी। मियाँ अब बड़े रुखाई से, जिस जोश से, जिस भाव से पहले बातें कर रहे थे, अब वो थोड़ा सा उनका व्यवहार बदल गया। उन्होंने बात को एक ही बार में ख़त्म कर दिया कि हमारे कारीगर हैं, और कौन होगा? लेखिका कहती कि मैंने सोचा, पूछना तो चाहा कि क्या आपके बेटे बेटियां भी हैं, पर नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, एक कारीगर आपकी शागिर्दी कैसे करते हैं? लेखिका कहती मैं मियाँ से और कुछ उनके परिवार के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि मियाँ के चेहरे पर जहाँ थोड़ी देर पहले एक भोलापन, एक मजाकिया लहजा दिख रहा था, वहाँ अब दबे हुए अंधड़ के आसार दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं और छेड़ूंगी तो कोई तूफान मियाँ के चेहरे से उत्पन्न हो जाएगा, यानी कुछ दबा पड़ा है, कुछ दुखद, जिसे मियाँ बाहर नहीं आने देना चाहते। तो मैंने बात बदल दी। मैंने इतना ही पूछा कि ये कारीगर आपके शागिर्द हैं, आपके शिष्य हैं? मियाँ कहते हैं कि सिर्फ शिष्य ही नहीं है, शागिर्द ही नहीं है, मजूरी भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की, यानी 1 मन आटा लगभग 40 किलो, तो 40 किलो आटे की रोटी बनाने की मजदूरी 2 रुपये, और
1 मन यानी 40 किलो मैदे की रोटियां बनती हैं तो 4 रुपये। ये मज़दूरी का मेरा क्राइटेरिया है, ऐसे ही इन्हें मैं मज़दूरी देता हूँ। लेखिका पूछती है भट्टी पे कौन कौन सी रोटियां आप बनाते हैं, क्योंकि पीछे से सुना था कि 56 तरह की रोटियां बनाते हैं। तो रोटियों के बारे में पूछती कि कौन सी रोटियां बनाते हैं। मियाँ को अब लेखिका की इन मजमून में, इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। फिर भी बता देते हैं, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सारे रोटियों के प्रकार हैं जो मियाँ बताते हैं कि हमारे यहाँ ये सारी रोटियाँ बनती हैं। तुनकी रोटी तो पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, किसी दिन खिलाएंगे आपको। ये नहीं कहते हैं कि बैठिए आज ही खिलाएंगे, कहते हैं किसी दिन खिलाएंगे, अर्थात संकेत कर देते हैं कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। ये बातें करते करते ही अर्थात उनकी आंखों में एक ऐसा लगा कुछ याद, कोई दुख, कोई साया सा आकर चला गया। एक लंबी सांस भरते हुए और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करते हुए कहते हैं। थोड़े समय के लिए उनकी आंखें अतीत में चली जाती हैं, पुरानी यादों में चली जाती हैं और कहते हैं थोड़े दुख भरे, थोड़ी कारुणिक स्वर में, उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। वो अतीत के उन दिनों में खो जाते हैं जब खाने पीने की और बड़ी मतलब उनके जो बहुत सारे व्यंजन होते थे, लोगों को शौक़ था खाने का, तरह तरह के खानों को बनाना, सजाना, संवारना, उसको प्रेजेंटेशन के भी तरीके बड़े सुंदर सुंदर थे कि वो भी एक ज़माना था जब खाने के लोग शौकीन हुआ करते थे, लोग खाने पकाने की कद्र करते थे, इज्जत करते थे। अब तो वो ज़माना ही चला गया। अब तो खाने में रखा क्या है, तंदूर से निकाली, खा लिया और चल दिए। किसी के पास उस स्वाद को महसूस करने का भी समय नहीं है। हम सब मशीन की तरह हो गए हैं। वो ज़माना बड़ा पीछे चला गया। जो खाने के शौकीन होते थे, अब 56 तरह की रोटियां तो छोड़ दो, एक भी तरह की रोटी खाने की फुर्सत किसी को नहीं है। अब तो बस खाना इसलिए है कि खाना है, खाए और चल दिए, उसके बारे में समीक्षा करने का समय किसी को नहीं है। तो ये बात कहकर मियाँ चुप हो जाते हैं। तो संभवतः यहाँ पे जो ये कहानी, जो रेखा चित्र दिया गया है बच्चों, यहाँ पे मियाँ नसरुद्दीन, अब ऐसा लगता है कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है। कभी कभी कुछ बच्चे प्रश्न भी करते हैं कि आखिर इस कहानी का उद्देश्य क्या है, ये कहानी क्यों दी गई है। तो इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि इस कहानी से हमें क्या मिल सकता है। तो जो कहानी की ये जो अंतिम पंक्तियाँ एक तरह से हैं, इसके पहले भी एक लाइन आती है कि उनके चेहरे पर दबे हुए अंधड़ के आसार, एक दुख, एक तूफान जो उनके चेहरे पे छुपा है, उसकी आंखों में छुपा है, और वो प्रकट हो जाता है कहानी के अंत में कि मियाँ को ये दुख अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खाए जा रहा है कि नानबाई की ये जो कला है, ये जो शौक़ है, ये जो 56 तरह की रोटियां बनाने का हुनर है, ये कहीं मेरे साथ ही ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अब इन चीज़ों में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। ये छोटी छोटी कलाएं, महत्वपूर्ण गुण, ये धीरे धीरे हमारे मशीनी होते समाज के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। जो कलाएं, जो परंपराएं हमारे घर, हमारे ख़ानदानों में हमसे जुड़ी हुई थीं, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने की होड़ में उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, उन्हें भूलते जा रहे हैं। शायद ये मियाँ नसीरुद्दीन का दुख रहा हो, जो अंत में ना चाहते हुए भी उनके मुख से निकल ही जाता है कि ये ज़माने बीत गए, शायद ये नानबाई की कला, ये 56 तरह की रोटियां बनाने की कला मेरे साथ ही समाप्त न हो जाए, और वो उन दिनों में खो कर रह जाते हैं। और लेखिका यहीं पर उनसे बातें करना ख़त्म कर देती, क्यों आगे और कुछ बोलना, कुछ कहना, कुछ पूछना उन्हें ठीक नहीं लगता। और इसी के साथ मियाँ नसीरुद्दीन का ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है, जो हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है कि जो हमारी पारंपरिक कलाएं हैं, हमारे जो कहीं ना कहीं हमारी पहचान है, हम उन्हें आगे बढ़ने के चक्कर में खोते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है, हमें उन्हें बचा कर रखना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है।
इसके प्रश्न उत्तर पाठ के आधार पर दिए गए हैं। आपके लिए उन्हें करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, तो आप उसे कर लेंगे। पाठ पढ़ेंगे, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपकी जो भी शंकाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब हम अगले और किसी पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।